नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एनआईए एकेडमी मंदसौर में। माइक दूर हो गया था जज्बातों में। लेकिन स्वागत है आपका एनआईए एकेडमी मंदसौर में, जिसको एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। आज क्या करने वाले हम लोग? आज हम लोग बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या को हल करने वाले। वो है कि विज्ञप्ति को लेके इतना कंफ्यूजन है मार्केट में, क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज को भरना है, कौन सा एज क्राइटेरिया होता है, सर एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, और क्या क्या होने वाला है फिजिकल के अंदर। इन सब चीजों को लेके क्लैरिटी लेके आने वाले हैं। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे धुरंधर एनआईए के सीनियर फैकल्टी, जो बहुत ही लाजवाब हैं, अच्छे से समझाते हैं सारी चीजों को। और वो आपको स्पेशली आज नोटिफिकेशन समझाना है। स्वागत है सर रंगलाल धनखड़ सर का। आइए सर। नमस्ते जयंत सर, नमस्ते स्टूडेंट्स। और हम लोग आज पूरा जो एमपी पुलिस भर्ती 2025 की विज्ञप्ति है और दोनों ही मिलकर उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, जितनी हमारी समझ है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करेंगे भी शिवेंद्र सर। शिवेंद्र सर शुरुआत। चलो दोस्तों, तो सबको पता है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी जो है, नोटिफिकेशन 13 तारीख को आ चुका था। 13 सितंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। तो आज हम इसको क्लियर करने के लिए नोटिफिकेशन खोल के ही बैठे हैं आपके सामने। तो ये पीईबी की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हो कि 15/9/2025 से जो है आपका फॉर्म भराना शुरू हो गया है। और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, वो है 29/9/2025। ठीक है। आपको अगर कुछ एडिट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो उसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 4/10/2025। ठीक है दोस्तों। शुल्क के बारे में बात करें तो 500 रुपए जो है सीधी भर्ती के लिए, मतलब ये समझ लो व्यापम वाले 500 रुपए ले रहे हैं। ठीक है। और 200 रुपए वाले जो है पुलिस विभाग वाले लोग ले रहे हैं। तो कुल मिला के 700 रुपए। और 60 रुपए वाले जो ले रहे हैं वो आपका भरने वाला पोर्टल शुल्क लेगा। 20 रुपए अगर आप डायरेक्टली भरोगे किसी इस पोर्टल के द्वारा, अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के द्वारा अगर आप चेक भरोगे तो उसमें 20 रुपए लगेगा, वरना 760 रुपए लगेगा। और अनारक्षित के लिए जो है आपका 250 प्लस 100 है, मतलब 350 प्लस 60 कर लोगे तो 410 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सर बताइए एग्जाम के बारे में, कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्या रिपोर्टिंग टाइमिंग होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसको। जी सर, जरूर। एग्जाम टाइमिंग की अगर बात करें तो 30 तारीख से 30 अक्टूबर 2025 से एग्जाम की शुरुआत होगी। और टाइमिंग है उसका, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 से 8:30 तक है। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जाम में लिखे होंगे वो सारे पढ़ने का आपका जो टाइमिंग है वो 9:20 से 9:30 तक रहेगा। 10 मिनट का टाइमिंग है यहाँ पे। और उत्तर अंकित का समय, यानी कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने का जो टाइमिंग रहेगा, जो भी आप आंसर सोल्व करेंगे उसका 9:30 से 11:30, यानी कि आपका 2 घंटे का पूरा टाइम रहेगा। तो आप टाइमली रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच जाइएगा वहाँ पे, और 10 मिनट अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मजा लीजिए। उसके बाद 2 घंटे पेपर देने का मजा लीजिए, अगर ठीक ठाक तैयारी करेंगे तो। और तैयारी तो हम निश्चित करवा ही देंगे आपको। ठीक है, हमारे साथ जुड़िएगा। और आगे चलिए, तो बता दिया गया आपको 2 घंटे का पेपर होने वाला है। रिपोर्ट कितनी बजे करना है आपको ये भी बता दिया गया है, जैसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में आगे क्या कह रहा है नोटिफिकेशन? तो नोटिफिकेशन आपको आगे ये बताएगा कि कुल मिला के कितनी वैकेंसी निकली है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 7,500 निकली हुई है। अलग अलग डिटेल्स दे रखी है, जैसे अनरिजर्व्ड की जो है 877 निकली हुई है। ठीक है। SC/SC वालों के लिए 519 लिखी हुई है। ST वालों के लिए 649 मतलब 49 निकली हुई है। कुल मिला के जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 7,500 है। इसके अंदर जनरल ड्यूटी और सशस्त्र बल के बारे में ज़्यादा विश्लेषण या ज़्यादा डेप्थ में आपको सर बताएंगे क्या होता है, क्या अंतर होता है, DF क्या होता है, और आपका स्पेशल फोर्सेस क्या होता है। तो जैसा कि ये एमपी पुलिस की जो टोटल वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 7,500 है। 7,500 में इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होता है एसएफ और एक होता है डीएफ। एसएफ सशस्त्र पुलिस बल होता है, अतिरिक्त पुलिस बल होता है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा अपना एसएफ का। एसएफ यानी कि सशस्त्र बल, जिसमें बटालियन होती है, 24वीं बटालियन, 25वीं बटालियन। ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स होती है, और जिसका जो काम होता है उस सॉरी पहले मैं आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बता देता हूँ इसकी। इसके 7,500 में से 700 वैकेंसी जो एसएफ की है, और 6,800 जो डीएफ की है, जिला बल की है। ठीक है। तो जिला बल और एसएफ दोनों करते क्या है? जिला बल और एसएफ, जिला बल का काम होता है, जैसे पुलिस थाने आपने देखे, चौकियां देखी, इनमें जो डायरेक्ट जनता से जो कनेक्ट होते हैं वो होते हैं जिला बल के कांस्टेबल वगैरह वो। और एसएफ के जो लोग होते हैं वो अतिरिक्त पुलिस बल होते हैं। उनकी बटालियन होती है, एक स्पेशल फोर्स होती है, जिसका काम होता है कहीं जैसे चुनाव में ड्यूटी लगा दी, या फिर दंगा नियंत्रण में ड्यूटी लगा दी, या कहीं इमरजेंसी ड्यूटी आ गई,
तो उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स सरकार द्वारा गठित किया जाता है, वो लोग एसएएफ होते हैं, राइट। और एसएएफ और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये भी होता है कि जो डीएफ वाले होते हैं वो डायरेक्टली जनता से कनेक्टेड रहते हैं और ये जनता से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। बाकी आपको आगे की जानकारी शिवेंद्र गौड़ सर बताएंगे। दोस्तों, जैसा सर ने आपको बताया कि डीएफ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स, और एसएफ जो होता है स्पेशल फोर्स, रिजर्व फोर्स होता है। तो सर, इसमें से बेहतर क्या होता है? किस तरीके से बच्चा ये पता कर सकता है कि मुझे डीएफ में जाना है या एसएफ में जाना? एग्जाम के थ्रू पता पड़ पाएगा क्या? एक्चुअल इसमें ऐसा होता है कि डीएफ है तो डीएफ के और एसएफ का कट ऑफ अलग अलग जाता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप प्रेफरेंस किसको देते हैं, जैसे कि आपका मतलब बहुत सारे बच्चों को होता है कि मुझे तो एसएफ में जाना है, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी जा सकता है, बट मेनली जो होता है मार्क्स अकॉर्डिंग। अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो आपको डीएफ मिलेगा, और अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको एसएफ मिलेगा। लेकिन एक चीज और हो सकती है यहाँ पे कि आपने प्रेफरेंस ही अगर एसएफ को दी है, प्रेफरेंस ही पहले एसएफ को दी है, तो आपको पहला एसएफ मिल जाएगा। और प्रेफरेंस आपने अपने जिला फोर्स को दी है, जिला बल को दी है, और मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जिला बल मिलेगा निश्चित रूप से। अब अच्छा क्या है दोनों में, ये भी डिपेंड करेगा कि बच्चे की चॉइस क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों की चॉइस रहती है कि यार मुझे तो आराम की नौकरी पसंद है, मतलब ज्यादा तनाव नहीं लेना है, बस एक जगह जाके पटक दिया मुझे, और जब भी ड्यूटी लगेगी तब चला जाऊंगा, तो उसमें फिर एसएफ ठीक है। और दूसरा एक चीज और यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगा मेरी तरफ से कि एसएफ में जिसको आगे तैयारी करना है, जैसे जो चाहता है कि यार मुझे कोई बड़ी एग्जाम भी करना है, एसआई निकालना है या सीजीएल निकालना है या पीएससी का करना, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एसएफ ठीक रहता है, क्योंकि ड्यूटी टाइम कुछ होता नहीं वहां पे। हाँ, हालांकि ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स भी नहीं होता है कि कभी भी कहीं पे भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा रेयर केस में कभी कभार मौका आता है। तो ये डिपेंड करेगा बच्चे की चॉइस पे प्लस उसके मार्क्स पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। मुझे ये समझ में आया सर जो आपने बताया कि एसएफ वाले जो होते हैं, रिजर्व पुलिस फोर्स रहता है, उनको बेसिकली प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, दिन में 4-5 घंटे जो फटीग होता है वो सब कराया जाता है, और इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में उनको कहीं पे पोस्ट किया जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोर्स जो होता है उनको तो 24/7 नौकरी करनी होती है। पुलिस के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करनी है आगे भी, तो एसएफ एक अच्छा ऑप्शन है आपको। या एसएससी की तैयारी करनी है, या आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो एसएफ एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो आजकल जितनी भी डीएफ वाली वैकेंसीज निकली हुई है, उसमें जैसे ट्रैफिक पुलिस वाली वैकेंसीज हो गई, हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो बताते हैं कि सर आजकल 8 घंटे की नौकरी हम लोग करते हैं, और 8 घंटे की नौकरी के बाद हम बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होते हैं। उसके बाद हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। तो कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इंदौर में पोस्टेड हैं और वो अपनी एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे विज्ञप्ति में पढ़ते हैं। तो आगे जब हम लोग जाते हैं तो इसके अंदर ये पता पड़ता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके बारे में सर आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए, स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, अपन योग्यता की बात करें, तो इसमें जैसा लिखा है आरक्षक जीडी के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल या संस्था से 10+2 के अंतर्गत 10वीं कक्षा परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी आरक्षक जीडी के लिए वो 10वीं कक्षा है, अथवा यानी कि यहाँ में समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, और जनजाति हेतु यानी कि एसटी हेतु ओनली। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक तो अनरिजर्व यानी कि यूआर, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए जो योग्यता है वो 10वीं है और 10+2 है, और एसटी के लिए वो 8वीं कक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है। क्योंकि देखो ज्यादातर आपने देखा होगा, जैसे अगर हम चार्जेस की बात करें, एग्जाम फीस की बात करें या रिजर्वेशन की बात करें, तो एसटी और एससी इधर एक साथ एक कैटेगरी में शामिल हो जाते थे। ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, एसटी के लिए 8वीं कक्षा है और बाकी सभी के लिए 10+2 है, ठीक है। उसके अलावा शैक्षणिक अर्थता में कोई भी इसके एक्स्ट्रा कोई छूट नहीं दी जाएगी। और आयु सीमा की अगर बात करें अपन, तो आयु सीमा के लिए यहाँ पे सामान्य के लिए 29/9/2025 को विहित आयु पूरी करना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष को कंप्लीट होना चाहिए, अधिकतम आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप थोड़ा सा शिवन सिंह गौड़ सर से समझिए। तो जैसा सर ने बता दिया आपको कि 10th जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है सभी कैटेगरी के लिए, और उसके अलावा एसटी वाले बच्चों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है। एसटी वाले बच्चों के लिए, शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चों के लिए 8th क्लास मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं हम लोग कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखो दोस्तों, एज मिनिमम सबको पता है कि 18 वर्ष तो होना चाहिए, लेकिन 18 वर्ष कब होना चाहिए? तो 29/9/2025 तक 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। तो 2025 में से हम 18 माइनस करें 2007, तो 29/9/2007 के पहले, सात सही बोला ना सर मैंने? तो 2007 के पहले जिनका जन्म हुआ है वो लोग इसको भर सकते हैं, और 2029/9/2007 के बाद जिनका जन्म हुआ वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
मैक्सिमम एज क्या होगी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज है। 33% एक जनरल, 33 साल का जो है एक जनरल परसेप्शन है कि 33 साल जो है हर कोई पुरुष महिला जो है भर सकती है। फिर महिलाओं के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा छूट दे रखी है, SC ST वालों के लिए एक्स्ट्रा छूट दे रखी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के अनारक्षित पुरुषों के लिए दे रखा है 33 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए EWS के लिए भी 33 वर्ष दे रखा है। और पुरुष और महिला जितने भी है अन्य प्रदेश के, भले वो SC के हों, ST के हों, OBC के हों, EWS के, मतलब अगर आप MP के डोमिसाइल नहीं है तो आपको मिनिमम एज जो मैक्सिमम एज जो रहेगी आपकी वो 33% ही 33 साल ही रहेगी। परसेंट निकल रहा है पता नहीं क्यों। चलिए, तो और इंटरेस्टिंग चीज, महिलाओं के लिए 5 साल एक्सटेंडेड है। मतलब महिलाओं के लिए सभी श्रेणी में, भले वो जनरल की हो, मतलब UR की हो, उसके अलावा OBC की हो, SC ST की हो, आपको 38 साल के होने तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। जो महिला चाहती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा बाकी एग्जाम्स के लिए ओवर एज हो चुकी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इस एग्जाम को भर सकते हो और इसको आप आराम से निकाल भी सकते हो। NIA का ऑनलाइन कोर्स है, इसके साथ 45 दिन के साथ जो 45 दिन का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें हम आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाएंगे। धनगर सर मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा और लोकेन सर आपको GK पढ़ाएंगे। तो वो पूरा 45 दिन का जो कोर्स है आप उसको अगर फॉलो करोगे तो 100% आपका एग्जाम निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखने को मिलता है हमें कि जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, जैसे देख रहा है कि शासकीय निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी, ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनके लिए भी मैक्सिमम एज जो है वो 38 साल की है। इसके अलावा अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह क्या होता है? अंतरजातीय विवाह मतलब होता है कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में किसी का अगर विवाह हुआ है तो जनरल वाले ने OBC से कर लिया, OBC वाले ने जनरल वाले से कर लिया, SC ST वालों ने OBC वालों से कर लिया। तो जो भी इंटरकास्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 5 साल की और छूट दी जा रही है। मतलब 33 की जगह आपको 38 दिया जा रहा है और जहां पे 38 है महिलाओं के लिए उनको 43 वर्ष दिए जा रहे हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से भारत में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होगी ना सर जिसमें आपको 43 वर्ष तक जो है कांस्टेबल की या पुलिस की, जिसमें आपको 43 इयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट दी गई हो। तो जो इस श्रेणी में जो इस क्राइटेरिया में आते हैं वो इस चीज का फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल दे रखी है कि कैसा क्या होने वाला है। तो सर बताएंगे आपको अंकों के बारे में, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, पहले के एग्जाम्स में कैसा कैसा हुआ है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी सर देंगे। ओवर टू यू सर। तो जैसा कि अभी सर ने बताया आपको कि किसको किस एज में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे जनरल के लिए यहाँ पर 33% सर ने बताया है और बाकी जो भी कैटेगरीज है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है जो 38 हो गया है। और महिलाओं के लिए सभी में ऑल कैटेगरी की जितनी महिला है उसके लिए सर ने 38 है एज बताई है। और बाकी इंटरकास्ट का जो भी बताया है तो हम लोग इंटरकास्ट के लिए आपको बिल्कुल मोटिवेशन ना समझे, उसके लिए सिर्फ वो जिन्होंने कर रखी है उसके लिए 43 इयर्स का है। ठीक है, एनीवेज तो अब बात करते हैं अपन लिखित परीक्षा के लिए और शारीरिक प्रवणता दक्षता परीक्षा के लिए। तो पहले बात करते हैं अपन रिटर्न एग्जाम्स के लिए। रिटर्न एग्जाम्स में यहाँ पर क्या क्या आने वाला है और कितने नंबर्स का पेपर होने वाला है क्या है वो देखते हैं। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 100 प्रश्न होंगे उसमें। ठीक है, ये अभी अपन ने ऊपर समझा था उसमें बताया था कि 2 आवर्स का मैक्सिमम टाइमिंग रहेगा आपके पास। 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन का जो डिवाइडेशन रहेगा वो कैसे रहेगा, वो अधिकतम 100 अंक है, सही उत्तर के लिए +1 अंक दिया जाएगा और माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो ये एक अच्छा मौका भी है, बहुत सारे तुक्के लगाने में माहिर होते हैं। हालांकि तुक्के नहीं लगाना चाहिए, जय माता दी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग लगाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना कि नहीं आ रहा तो लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रश्नों के प्रकार में अगर बात करें तो MCQs रहेंगे, सारे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न रहेंगे। 4 जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस के MCQs रहेंगे उनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, बात करें कि यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या क्या रहेंगे, तो सब्जेक्ट में रहेगा सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान। पहले मैं आपको सब्जेक्ट के नाम बता देता हूँ, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। सामान्य ज्ञान जिसमें जनरल स्टडी रहेगी, जनरल स्टडी के अंदर जनरल साइंस भी रहेगी। राइट, जनरल स्टडी में क्या क्या रहेगा, तो आपका ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा यानी भूगोल रहेगा आपका, राजनीति शास्त्र रहेगा जिसमें संविधान भी आएगा, और अर्थशास्त्र रहेगा आपका, उसमें इतिहास रहेगा एंड इकोनॉमिक्स रहेगा। ये हो गया जीएस की बात। और जीएस के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर इस बार शायद मैंने सिलेबस में देखा है तो उसमें इन्होंने इन्वायरमेंट भी शामिल किया, पर्यावरण भी शामिल किया, प्लस करंट अफेयर। सेकेंडली बात करें तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग, दूसरा रीजनिंग का एक पार्ट यहाँ पे तार्किक ज्ञान है और एक बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि,
जो नीचे वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट की बात करें तो विज्ञान और सरल अंक गणित, विज्ञान में साइंस की तीनों स्ट्रीम्स आएगी यहाँ पे, जिसमें फिजिक्स आएगा आपका, केमिस्ट्री आएगा और बायोलॉजी आएगा। सरल अंक गणित में ये लिखा जरूर सरल अंक गणित है, ठीक है, नाम पे न जाए, यहाँ पर कठिन अंक भी है इसमें। तो सरल अंक गणित में पूरी होल मैथ्स आएगी, जिसके अंदर दो पोर्शन आएंगे, एक तो आएगा आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन और एक आएगा आपका एडवांस वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम हमारा जो भी हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें ऑनलाइन कोर्स भी ऑफलाइन कोर्स भी, उसमें बाकायदा हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, जिस सब्जेक्ट की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, उसके द्वारा आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी कराई जाएगी, पढ़ाया जाएगा। तो ज्वाइन करिएगा उसको। नेक्स्ट आगे बात करें कि जो 40 अंक का जो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है, तो इसमें ये 40 अंक जरूर लिखा है इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे बात करूं मैं रीजनिंग और मैथ्स की अगर बात करूं, तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिला के आपके आएंगे 60 से 65 के बीच में, ऑलमोस्ट मान के चलिए, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता रहता है, कभी रीजनिंग थोड़ी ज्यादा आ जाती है तो कभी मैथ्स थोड़ी ज्यादा आ जाती है। दूसरी चीज, अगर साइंस की बात करें तो साइंस यहाँ पर रहेगी। अगर फिजिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी, यानी कि यहाँ भी बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिजिक्स का थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जीएस की बात करें तो जीएस जो है आपका 30 मार्क्स में जो साइंस आ रही, साइंस 10 से 12 नंबर के आसपास साइंस आएगी आपकी, और बचा हुआ 20 से 22 के आसपास आपका आएगा जीएस, जीएस की सारी स्ट्रीम से। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और आगे की जानकारी आपको शिवेंद्र सिंह गौड़ सर देंगे। थैंक यू सर। सर आपने बताया कि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग? देखिए, इसके अकॉर्डिंग ही मान लें अपन, लेकिन क्या होता है एकदम करेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ चीजें आपने देखी होगी कि मैथ्स की और रीजनिंग की चीजें ओवरलैप करती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं तो उसको आप या तो रीजनिंग में गिनेंगे या मैथ्स में गिन लेंगे। अब वो देखने का नजरिया अलग होता है कि सर अगर उसको देखेंगे तो रीजनिंग में देखेंगे और मैं देखूंगा तो मैथ्स में देखूंगा, तो शायद ये हो सकता है। ओके सर। सर मेरे को लगता है शायद आप एमपीजीके के बारे में बताना भूल गए। एमपीजीके कितने नंबरों की आ पाएगी सर, क्या अंदाजा बताइए बच्चे को थोड़ा सा। हाँ, एक अगर मोटे मोटे अंदाज, मतलब मोटी मोटी बात करें अपन, अंदाजा करें तो जीएस के अंदर जो बताया मैंने उसमें हालांकि मैं एमपी के स्पेशल बोलना भूल गया, सॉरी, माफी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन एमपी की वैकेंसी है तो एमपी के आएगी आएगा। लेकिन एमपी में भी ऐसे ही आएगा, जैसे मैंने बताया कि एमपी का ज्योग्राफी आएगा, भूगोल आएगा, एमपी का इतिहास आएगा, कल्चर संस्कृति आएगी, एमपी की इकोनॉमिक्स आएगी, और एमपी की पॉलिटी से रिलेटेड जो भी बातें वो आएगी। तो मोटा मोटा मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास मान लो। मतलब अगर जीएस आ रहा है तो जीएस मोटा मोटा मैंने अगर 30 नंबर बताया तो 50% एमपी के लेके चलो और 50% आपका जीएस लेके चलो। ये हो सकता है मे बी, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हुई है अपना, जैसे आबकारी का देखो या और देन अदर एग्जाम्स देखो, तो उसके अकॉर्डिंग में एनालिसिस करके हम लोग बता रहे हैं। ओके सर, तो आपने स्टार्टिंग में जो बताया था कि हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, तो एमपी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, अपन यही मान के चलते हैं। तो थोड़ी सी शंका थी, बच्चे को भी क्लियर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते सर। शारीरिक दक्षता के बारे में बात करते हैं। बहुत बच्चे को शारीरिक दक्षता के ऊपर बहुत कंफ्यूजन होता है। सीधा सीधा दे रखा है कि आपका अनारक्षित और ओबीसी वालों के लिए सेंटीमीटर में जो लंबाई होनी चाहिए, हाइट, ठीक है, वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा सर। शारीरिक दक्षता के बारे में बिल्कुल माइक सही आदमी के हाथ में गया है, और सर ही सही बता पाएंगे, ठीक है। तो सर ही बताएंगे आपको शारीरिक दक्षता के बारे में प्रॉपर तरीके से। तो सर से सुनिएगा। सर माइक तो मेरे हाथ में था पहले से, मुझे लगा शायद जिम विम जा रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा था मैं बताऊंगा। एनीवेज, कमिंग बैक, तो यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित के लिए, और ओबीसी वालों के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। 168 सेंटीमीटर सर फिट में कितना हो पाएगा, बता पाएंगे क्या आप? कैलकुलेट करना थोड़ा हो जाएगा, फिर भी अंदाजन अंदाजन सर। अंदाजन अपन लेके चलेगी 5, मेरे ख्याल से 5'4" के आसपास। चलिए इसको हम लोग एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कंफर्म करके बता देंगे, मोबाइल नहीं है वरना अच्छे से कैलकुलेट करके बता देते। चेस्ट के बारे में बात करते हैं तो चेस्ट जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, और जब एक्सपैंड करेंगे, बिल्कुल जब फुलाएंगे, तब आपका 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए। मतलब आपका 5 सेंटीमीटर तो एक्सपेंशन होना जरूरी है, कंपल्सरी है। बात करते हैं हम लोग गोरखा, गुड़ावली और कुमाऊं के मामले में, मतलब बेसिकली पहाड़ी लोगों के बारे में। पहाड़ी और नेपाली गोरखा कैटेगरी तो आपको सबको पता ही है, गोरखा लोग कौन होते हैं। तो 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट, मतलब वो लोग पहाड़ के जो लोग होते हैं ना, थोड़ा सा हाइट में छोटे होते हैं, इसलिए उनको एक रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके चेस्ट के बारे में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है।
79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर आपको विद एक्सपेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मराठा SC और ST वालों को भी दिया गया है। ठीक है, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए किसकी, मराठाओं की, SC ST वालों के लिए, जबकि जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए 168 सेंटीमीटर था। और चेस्ट तो सबका, सभी पुरुषों का सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग विशेष सशस्त्र बल, सेम टू सेम होने वाला है, लेकिन महिलाओं के लिए जो हाइट होने वाली है वो होने वाली है 155 सेंटीमीटर। और SF के लिए जो आपका चेस्ट है, सॉरी मैं ये बताना भूल गया था, सर ने अच्छा हाईलाइट किया है कि हम लोग जब आपको DF के बारे में बात कर रहे थे तो 79 सेंटीमीटर चेस्ट की बात चल रही थी, और लेकिन जब SF की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, मतलब 2 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। मतलब शारीरिक दक्षता SF में थोड़ा ज्यादा मांगी गई है एज कम्पेयर टू आपका DF, डिस्ट्रिक्ट फोर्स। आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे जो है आरक्षक अन्य सभी अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 160 सेंटीमीटर हाइट है और 155, मतलब किसके लिए बोला गया है ये, ST वाले बच्चों के लिए बोला गया, जबकि पहले किसके लिए बोला गया था ये, OBC अनारक्षित महिलाओं के लिए, और इसके ऊपर किसके लिए बोला गया था, जनजाति के लिए भी बोला गया था। तो सर ये दो बार अलग अलग क्यों लिखा गया है? यहाँ पर 160 दे रखा है सभी के लिए, और सभी सवर्ण अनुसूचित जनजाति, ये इसमें सर यहाँ पे ऊपर है एक तो पुलिस आरक्षक वर्ग, एक मिनट, ये SF की बात चल रही है। हाँ हाँ, ये SF का ही सेकंड पार्ट चल रहा है, इसलिए वो अलग अलग है। SF भी अलग अलग दिया ना इसमें। जी जी, ओके, SF के अंदर 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा चेस्ट के लिए, और हाइट के लिए जो है थोड़ा कम लेना पड़ेगा। ठीक है, हाइट के लिए आप एक बार नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। SF में फिजिकल दक्षता एक बार मोटा फिर से कंक्लूड कर देते हैं कि SF में जो फिजिकल दक्षता है थोड़ी सी ज्यादा मांगी गई है, और डिस्ट्रिक्ट फोर्स में 2-2 सेंटीमीटर का थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है पुरुषों के लिए। अब बात करेंगे मेडिकल फिटनेस के बारे में, सर डिटेल में बताएंगे, सर का बायो मेडिकल फिटनेस, मेरे को तो चश्मा लगता है, सर को नहीं लगता, सर बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो जैसा कि सर ने अभी फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में बताया है ना, शारीरिक दक्षता के बारे में बताया, एफिशिएंसी आपको चश्मे से डेफिशिएंसी तो ठीक है, शारीरिक प्रवणता के बाद तो सर वैसे आपका तो बिना फुलाए होगा ना, क्या 85 हो जाता है, लेकिन तो आपको तो फिर जो 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए बोला है ना, तो उसमें आपको 84 के बाद फुलाना पड़ेगा। फुला लेंगे 4-5 जब तो मारनी है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मापदंडों का परीक्षण यहाँ पर होगा। मेडिकल की अगर बात करें अपन, तो एक तो होगा आपका कद का माप, यानी कि हाइट, जैसा कि हाइट में हमने आपको बताया कि जो जिला बल और SF के लिए दोनों के लिए अलग अलग है, 168 और 165 है। सीने का फुलाव वहाँ पे 79 से 84 दिया गया था और 81 से 86 दिया गया था। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका नॉर्मली 79 पुलिस में होना चाहिए, जिला बल में होना चाहिए, और जो 80 जो है बिना फुलाए 81 जो होना चाहिए आपका SF में होना चाहिए, और दोनों में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। दृष्टि अभ्यर्थियों की अगर बात करें, यानी कि आई नेत्र के लिए जो बात करें अपन, है ना, विजन की बात करें, आपकी दृष्टि है ना, दृष्टि की बात करें कैसी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए बिना चश्मे की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। 6/6 जैसे कि चश्मा नहीं लगाया और एकदम परफेक्ट है तो 6/6 है, और थोड़ी भी अगर आंखों में डिफिशियंसी है या थोड़ा बहुत आपको कम दिखाई देता है, जिसमें अपन दूरदृष्टि भी बोलते हैं, निकट दृष्टि भी है, या अदर कोई भी दोष हो, तो उस दोष सहित आपका 6/12 और 6/9 होना चाहिए। अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए। मुख्य रंगों में अंतर का मतलब जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उसमें दृष्टि वैषम्य नहीं, दृष्टि बाधित नहीं होना, सॉरी एकदम कलर विजन नहीं होना चाहिए, है ना, कलर विजन बोलते हैं इसको, जिसका प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। वहाँ पे जो भी उनके पास अवेलेबल होता है मीडियम, उसके माध्यम से वो लोग उसकी परीक्षण करते, दक्षता करते हैं। नोक नी तथा फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नोक नी यानी कि आपके जो घुटने हैं, जैसा आर्मी में भी एसी को टेस्ट किया जाता है, ये घुटने ऐसे मैच नहीं होना चाहिए। जैसे देखो मेरा तो नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा है, ओके चलिए दूसरा फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट यानी कि आपका जो नीचे का जो पंजा है वो पूरा जमा हो, तो पूरा का पूरा नीचे दिखना नहीं चाहिए, थोड़ी सी इन साइड से जो गैपिंग होती है वो दिखना चाहिए।
ठीक है। आगे अभ्यर्थी का शरीर किसी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए। ये शब्द हिंदी में ठीक नहीं लग रहा मुझे, इसको दिव्यांग, कि अभ्यर्थी का शरीर किसी प्रकार से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर परीक्षणों की बात करें तो कुछ विशेष है नहीं इसमें। आरक्षण श्रेणियों की बात करें तो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कर रहा था। हाँ जी। आई साइट के बारे में तो 6/6 और 6/9 और 6/12 जो है बेसिकली आपको मैं समझाता हूँ होता क्या है। जब डॉक्टर चेक करता है तो आपसे बोलता है कि पीछे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उस रिफ्लेक्शन में लाइनें पड़े, तो ऊपर के मोटे मोटे अंक दिखाई देते हैं, फिर नीचे की लाइनें धीरे 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 कम दिखने लग जाती है। तो लास्ट लाइन अगर नहीं दिख रही तो आप 6/6 हो, सेकंड लास्ट नहीं दिख रही तो 6/9 और उसके ऊपर लाइन नहीं दिख रही तो 6/12 हो, और ये विदाउट चश्मा होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक यही है जितना मेरा नॉलेज है। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? शायद में भी इतना आइडिया नहीं, क्योंकि आपको चश्मा लगाया था। ओके ठीक है सर। एनीवेज इसके अलावा कलर डिफिशिएंसी की बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है इसको, और ये सिर्फ पुरुषों में होती, महिलाओं में नहीं होती। सर सही कह रहा हूँ मैं? थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। मतलब इसका वाहक महिलाएं होती है और पुरुषों में होती है। महिलाओं में रेयर केस में कभी मिलते हैं ऐसे केस कलर ब्लाइंडनेस के। जैसे शायद जहां तक मैं सही हूँ तो ये पहला मामला ब्रिटेन में या कहीं देखा गया था। तो मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि महिलाएं वाहक होती है और पुरुषों में होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में महिलाओं में भी हो सकता है। ठीक है सर, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात होगी सर। एज पर माई नॉलेज सर पुरुषों में होता है। मेरे को कलर ब्लाइंडनेस सर मुझे तभी पता पड़ा जब मैं सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का फिजिकल देने गया था। एनीवेज कमिंग बैक, बच्चे पहले चेक कर ले आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बाय बर्थ होता है, बाय जीन्स होता है, आपको भी होगा, आपके फादर को भी होगा, या फैमिली में किसी को भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको चेक कर ले। ऑनलाइन आराम से चेक कर सकते हो। क्या होता है ना कि डॉट 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 अलग अलग कलर बने हुए होते हैं, उसके अंदर कुछ अंक दिखाई देते हैं। तो 4-5 लोगों को एक साथ बिठा के देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आपको डॉट 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 दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए अंक होते हैं। तो ब्लू, ग्रीन, मैंने गलत बोल दिया, रेड, ग्रीन और प्राइमरी कलर्स होते हैं ब्लू। तो मुझे ग्रीन कलर डिफेक्शन बताया गया था सीपीओ के मेडिकल एग्जाम के अंदर। ऐसा सभी के साथ होता है। तो मुझे कुछ अंक नहीं दिख रहे थे, कुछ रास्ते नहीं दिख रहे थे। ऑनलाइन आप आराम से गूगल पे सर्च कीजिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट और उसको एक बार चेक करवा लीजिए। चेक करने के बाद इस एग्जाम के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे विज्ञप्ति में दे रखा है एक चार्ट जिसके अंदर यूआर, ओबीसी, एससी दे रखा है और रिजर्वेशन की कैटेगरी बता रखी है। सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे रिजर्वेशन की कैटेगरी के बारे में। रिजर्वेशन में सारा डिटेल तो नहीं है, बट जो जैसे कुछ लोग होते हैं कि भूतपूर्व सैनिक है, आर्मी रिटायर्ड है, और अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए 10% कोटा रहेगा और वो वर्टिकली रहेगा। ठीक है। होम गार्ड के लिए 15% रहेगा, महिलाओं के लिए 35%, बहुत ज़्यादा है आराम से। और टोटल ये सारा का सारा वर्टिकल रहेगा, यानी कि जो 27% रिजर्वेशन है यूआर का उसी में से रहेगा। इधर ओबीसी का 27 वर्टिकल ओबीसी में से रहेगा, एससी का एससी, एसटी का एससी और ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस से रहेगा। ठीक है। तो आई होप की ये बात क्लियर हो गई होगी। बाकी सर आप बताइएगा। सर मुझे एक थोड़ा सा डाउट था इसके अंदर। जैसे कि आपको ज्ञात होगा सर कि अपना एक पुराना बच्चा हुआ करता था अर्जुन नाम का, जो ओबीसी कैटेगरी में था, और ओबीसी में उसके सबसे अच्छे नंबर आए थे लास्ट ईयर की वैकेंसी में हमारे, लेकिन उसको जनरल कैटेगरी में ला दिया गया था। अर्जुन सर, अर्जुन गुर्जर। अच्छा, ओके। तो टॉपर था हमारे यहाँ। अच्छा, ओके। इसमें एक थोड़ा सा ये है कि इससे पहले वाली भर्ती की, इससे सॉरी उससे भी ज़्यादा पहले वाली भर्ती की अगर बात करें तो मतलब कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी करी थी कि जो ज़्यादा नंबर लेके आए थे, जैसे ओबीसी का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है और वो जनरल का कट ऑफ क्लियर कर गया, मतलब जनरल की जो मेरिट बनी है उससे भी ज़्यादा नंबर लेके आ गया, तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो उसके तहत शायद मुझे जहाँ तक अंदाजी कि उसके तहत ही डाला होगा। इससे पहले एक वैकेंसी में इन्होंने गड़बड़ करी थी, आपको याद हो, अपने स्टूडेंट थे वो भोला धाकड़ और दशरथ डांगी है, ऐसे 7 से 8 स्टूडेंट थे, जिसमें शायद मुझे जहाँ तक याद है कि नीचे वाली बैच अपनी पूरी सिलेक्ट हुई थी और 100 प्लस अपने सिलेक्शन थे उस बैच में। उस बैच में इन्होंने क्या करा था कि जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए थे, जिन्होंने मतलब ओबीसी वालों ने जनरल क्रॉस कर लिया, तो उनको एसएफ में डाल दिया था इन लोगों ने, और वापस ये लोग कोर्ट केस किया था, कोर्ट केस लड़े और वापस इनको जिला बल दिया गया था। और अभी इनकी पोस्टिंग भी शायद इससे चेंज करके और इसमें हो गया, एसएफ से चेंज करके जिला बल में हो गई। और दशरथ तो शायद मुझे अभी मिला भी था थोड़े दिन पहले, वो टीचिंग में आ गया है वहाँ से।
ठीक है सर। हाँ सर, बच्चों को कन्फ्यूजन होता क्या बेसिकली, मैं आपको एक बार वापस से बताता हूँ, कंक्लूड करता हूँ सर ने जो बोला कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हो, मान लीजिए कि आपका 70 नंबर का कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी का और ओबीसी का गया है 65 का, और आप ओबीसी के कैंडिडेट और आपके 71 आ गए, तो अब आपको अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा और जो आपका पद जो था वो ओबीसी के दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा जो 65 से 70 के बीच में आया हुआ हो। बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से उसको डील किया जाता है। अब जब आप अनरिजर्व्ड हो और आपके 71 नंबर आए, तो अनरिजर्व्ड वाले बच्चे तो मेरिट में ऊपर भी लेके आते हैं, 80 नंबर, 85 नंबर भी लेके आते हैं, तो फिर 75 71 नंबर उसमें काफी कम हो जाता है, फिर पोस्टिंग उसके अकॉर्डिंग मिलती है। थोड़ा सा गड़बड़ है इस पूरी पॉलिसी के अंदर, थोड़ा सा को रेक्टिफाई करना चाहिए पुलिस विभाग को भी और व्यापम को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मोटा मोटा तो वैकेंसी के बारे में हम लोगों ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, इतनी डिटेल में और आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अब इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फॉर्म भरिए, फॉर्म का जो शुल्क है वो 700 रुपए है, प्लस 60 रुपीज, 760 रुपीज हो रहे हैं, है ना सर? और आपका 410 रुपए जो है कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हो रहा है। तैयारी करना शुरू करो, तैयारी आप कहीं से भी करो बट शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। भारत की बहुत कम वैकेंसीज ऐसी है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और एज क्राइटेरिया इतना दिया गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम दी गई है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट अपने आप को ही करूंगा सर, एक छोटी सी चीज हम लोग भूल गए, वो है सैलरी। तो सैलरी के बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को बता दीजिए, पैसा बहुत मायने रखता है, सब कुछ हर काय के लिए हम लोग सैलरी के लिए तो रहे। अच्छा, तैयारी के लिए लालच भी देना पड़ेगा इन लोगों को, है ना? ठीक है, ओके। सैलरी की बात करें अपन, शायद यहाँ पर भी दिया है, मैं अपने एज पर मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो अभी स्टार्टिंग में जो आपको आपका बेसिक पे होगा यहाँ पर 13,100 के आसपास, 13,000 मान के चलो, ठीक है। प्लस 7,500 के आसपास आपको डीए मिलेगा और अदर अलाउंसेस वगैरह मिलके आपकी सैलरी कट पीट के जो आएगी वो आएगी 22,500 मोटा मोटा मान के चलो, ठीक है। ये आपका जो पे स्केल है उसका 70% है, ठीक है, ये 100% नहीं है। अब 22,500 में से भी मान के चलो कुछ चीजें, जैसे एक तो इंश्योरेंस की, ग्रुप इंश्योरेंस का कुछ पैसा कट जाता है, उसके अलावा एनपीएस का कट जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम जो न्यू स्कीम है उसका पैसा कट जाता है, और ये सब कट के 2,300 रुपए के आसपास कुछ कटता है, और आपको जो इन हैंड खाते में जो सैलरी आएगी वो आएगी 20,000 के आसपास। तो इससे बहुत ज्यादा आप न तो मोटिवेट है, बहुत ज्यादा ना निराश हुए। देखिए ये 70% है, 70% को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटा आपको 30,000 के आसपास मिलना चाहिए सैलरी। लेकिन अभी जो अपना डिपार्टमेंट ने प्लस व्यापम जो क्राइटेरिया बना रखा है उसके अकॉर्डिंग अभी 70% आपको मिलेगा। सर मिला इसका? मुझे तो नहीं मिल पाया, लेकिन बीच में तो एक चीज छूट गई थी, वो छूट गई थी कि फिजिकल जो आपका इवेंट्स होंगे वो चीज हम लोगों ने स्किप कर दी थी और सीधे हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था। तो इस बार 100 अंक जो हैं वो अलग अलग फिजिकल प्रतियोगिता के लिए भी दे रखे हैं, जैसे 800 मीटर की दौड़ हो गई, लॉन्ग जंप हो गई और गोला फेंक हो गया। तो गोला फेंक हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, इनके बारे में सब कुछ डिटेल में दे रखा है। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। तो जैसा कि आपको पता भी है 100 मार्क्स का तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 100 का आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में जो इवेंट्स होंगे टोटल वो रहेंगे आपका 3 इवेंट है। एक तो रनिंग है, आपका रनिंग 800 मीटर का रनिंग है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। और इनमें भी आपका कुछ कैटेगरी बना रखी है कि कितनी टाइम में आप रनिंग निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिल पाएंगे। लंबी कूद में आप कितना ज़्यादा लंबी कूद करेंगे तो आपको नंबर कितना मिलेगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, उससे कम पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारा आपको थोड़ा सा शिवेंदु सर बताएंगे। देखो, ये तो पता है ना कि फिजिकल के अब नंबर है, फिजिकल इवेंट्स के, रनिंग हो गया आपका, लॉन्ग जंप हो गया और आपका शॉर्ट पुट हो गया। शॉर्ट पुट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गोला फेंक, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे रखा है पूरी विज्ञप्ति में ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप सेकंड के बारे में बात करें, अगर आप 800 मीटर जो है 224.5 सेकंड से अधिक में निकालते हो, लगभग लगभग सर मिनट में कितना हो जाएगा? ये 3 मिनट 44 सेकंड के आसपास हो रहा है ये। 800 मीटर की दौड़, इसमें अगर आप 3 मिनट 44 सेकंड से ज्यादा 800 मीटर की दौड़ में निकालते हो तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे कम में निकालोगे, जैसे मान लो 190 सेकंड के बारे में बात करें तो आपको 17 अंक मिल जाएंगे। अगर आप इसमें 40 अंक मैक्सिमम है, अगर आप 162 से अधिक में निकाल रहे हैं तो आपको
35 अंक मिल जाएंगे। और आपने अगर 146.5 से कम निकाला, सर ये कितना हो जाएगा मिनट में? ये हो जाएगा आपका 2 मिनट 16 सेकंड। 2 मिनट 16 सेकंड के अंदर अगर आपने निकाल लिया तो पूरे पूरे 40 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, बात करते हैं वजन किलोग्राम की। तो वजन किलोग्राम में क्या लिखा हुआ आखिरी में? ये शॉर्ट फुट का गोला है ना। गोला जो है 7 किलो 26 ग्राम का है। इसको जो है आपको मैक्सिमम 30 नंबर मिल सकते हैं। 30 नंबर कब मिलेंगे? अगर आपने गोले को 8.73 मीटर दूर फेंक दिया तो। ठीक है, और 30 नंबर आपको मैक्सिमम कब मिल सकते हैं? अगर आप लॉन्ग जंप में, लंबी कूद के अंदर 4.84 मीटर तक कूद पाते हैं। तो ये पुरुषों के बारे में बात करी, ऐसा का ऐसा ही महिलाओं के लिए भी है। नीचे महिलाओं के लिए भी 800 मीटर की दौड़ है। ठीक है, और उनका जो गोला है वो 4 किलो का रहेगा। मैक्सिमम नंबर जो 40 नंबर आने वाले हैं वो तब आने वाले हैं अगर आप 220 सेकंड से कम में निकाल लोगे उसको। 220 सेकंड से कम में निकालोगे 800 मीटर की दौड़ को, तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिलेगा 40 नंबर। और अगर आप 3.82 मीटर अगर आप कूदते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको 30 नंबर मिलेंगे। और 30 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने गोला, जो 4 किलो का गोला, महिलाओं का गोला जो है थोड़ा सा हल्का वाला रहेगा, सस्ता वाला बोलने वाला था तो गोला जो है थोड़ा हल्का वाला रहेगा, वो 7.05 मीटर तक मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मोटा मोटा हम लोगों ने सब कुछ बता दिया है आपको। बस एक सैलरी का जो है वो मेरे को लगता है कि गलती से मुझसे स्किप हो गया है। सर ने वैसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब कंक्लूड करते हैं आज के पूरे सेशन को। सर आप कंक्लूड कीजिए। ठीक है, जैसा कि लास्ट में सर ने आपको बताया कि जो शारीरिक दक्षता है उसमें क्या क्या इवेंट होंगे और कौन सा इवेंट कितने मार्क्स पे, मतलब कौन सा इवेंट कितने टाइम में और कितनी लॉन्ग जंप और कितना आपको डिस्टेंस पे शॉर्ट पुट फेंकना है, उसके अकॉर्डिंग सर ने मोटा मोटा आपको समझा दिया। तो ठीक है, वैकेंसी हमने आपको ऑलमोस्ट समझा दी है। फिर भी आप जब वैकेंसी का फिलअप करने, जैसे बहुत सारे बच्चों ने भर भी दिया होगा, लेकिन उसमें संशोधन की डेट दे रखी है, संशोधन कर सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म भरने जाए आप तो बिल्कुल एकदम भी केयरफुली, सावधानी पूर्वक भरें। जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके हिसाब से ही भरें। और जिनकी पुरानी प्रोफाइल बनी हुई है तो उनको तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन जिनकी प्रोफाइल नहीं है तो आजकल व्यापम ने नियम बना दिया, उस पर एक प्रोफाइल बनाना पड़ती, पहले अपनी प्रोफाइल बनेगी नहीं, और प्रोफाइल बनने के बाद फॉर्म भरेगा। और जिन्होंने पुराने फॉर्म भर रखे तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं, प्रोफाइल बनी हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब एक अलग चीज़ भी उसने इंक्लूड कर दी कि पहले आपका फोटो जो अपलोड का था, वो पहले से फोटो प्रोफाइल में अपडेट रहता था, वही वाला चल जाता था, या नया फोटो अपन अपलोड कर देते फोटो खिंचवा के। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑनलाइन फोटो की जरूरत है वहां पर, तो सीधा ऑनलाइन फोटो वहां पे मतलब लाइव फोटो बोलते हैं उसको, लाइव फोटो लेना पड़ता है। लाइव फोटो में भी वहाँ 2-3 टाइप से है कि अगर आपके पास वेबकैम वगैरह है तो आप डायरेक्टली उस पर लाइव फोटो खींच सकते हैं लैपटॉप वगैरह पर। नहीं है तो वहाँ पर एक क्यूआर कोड आता है, उस क्यूआर कोड को कॉपी करके आप फोन में, शायद सही बोल रहा हूँ सर मैं? मेरे को नहीं आइडिया इस बारे में, मैंने बहुत लंबे समय से फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन आपसे बच्चे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं तो शायद फॉर्म के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको ज़्यादा होगा। सर जो मैं वेतनमान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मैंने ढूंढ लिया है सर, इसको थोड़ा सा एक बार और आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हाँ, इसमें आरक्षक जीडी के लिए जो वेतनमान दे रखा है वो 19,500 से 62,000, मैक्सिमम 62,000 है, और मिनिमम जो है आपका 19,500 है। ठीक है, ये वेतनमान की जेब में कितना जाएगा सर? कब की बात कर रहे हैं आप? जब लगने के बाद मोटा मोटा जेब में कितना लगने के बाद आएगा, जैसा मैंने अभी बताया था कि लगने के बाद आपका कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रहा है कि स्टार्टिंग में आपको 70% सैलरी मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगते जाएंगे, उसमें इंक्रीज होती जाएगी। तो आपके जेब में जो पैसा आएगा, मतलब जेब की बात कर रहे हैं सर आप? बिल्कुल जेब की है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सर जो ऑफिशियल सैलरी होती है हाँ, उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सर ने और मैंने मिलकर आपको अच्छे से एमपी पुलिस 2025 की 7,500 पदों की वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आखिरी में जाने से पहले हम लोग आपको छोटी सी एक चीज बताने चाहते हैं कि एनआईए एकेडमी मंदसौर जो सालों से ऑफलाइन की बेताज बादशाह है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा सिलेक्शन पूरे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने करा रखे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने जो वीडियोस डाले उसमें आप लोग देख चुके होंगे। हम लोगों ने अब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन इतना आपको, आपने हमारा इतना फेसेस नहीं देखा होगा, रंगलाल सर का, मेरा फेस इतना नहीं देखा होगा, लेकिन अब हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि 45 दिनों के अंदर आपका सिलेक्शन कराने में पूरी मदद करेंगे। हम लोग मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, लेकिन सर अभी हमारे साथ है ही नहीं, वो आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे।
तो 45 दिनों का हमने एक सिलेबस बनाया है जिसके अंदर आपको 25 मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, फिर टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ दी जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर, डाउट सेशन अलग से दिए जाएंगे और एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूं, आप ऊपर वाले लिंक में चेक कर सकते हैं। सर जैसा कि सर ने आपको बताया है कि एक तो आप हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, ज़्यादा हमारे फेस से आप लोग परिचित नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमने इतने सालों में 10 12 14 साल जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है, जो भी टीचिंग करियर हमारा रहा है, उसमें जो भी नॉलेज हमने गेन किया है, हम लोग आज भी अपने आप को सीनियर स्टूडेंट ही मानते हैं। तो एज ए आपके सीनियर स्टूडेंट के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि जो नॉलेज हमने गेन किया है, जितना हमारे पास है, वो डिलीवर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट ट्रिक और बेस्ट अप्रोच आपको क्वेश्चन में देने की कोशिश करें, प्रयास करें। ठीक है? तो ठीक है। इस कोर्स का आपने मूल्य क्या रखा है सर? ऑनलाइन की अगर बात करें सर, तो ऑनलाइन का कोर्स हमारा बिल्कुल ही कम है, न के बराबर है, आपका 1 महीने का डेटा रिचार्ज से भी कम है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है।